क्या करते हैं हम लोग, हम जब डायमेंशंस लिखते हैं किसी भी चीज की, तो डायमेंशंस लिखने के टाइम एम एल और टी, इनके ऊपर कुछ पावर होती है ना। तो फोर्स के लिए क्या होगा, M1L1T -2, ये होता है -2। force का। तो अगर एक बार आप इसको कैलकुलेट कर लो SI यूनिट्स में, और दूसरा इसको इक्वेट कर दो जो MLT वाली डायमेंशन है ना CGS यूनिट में। अब देखो करना क्या होता है, मास इन SI यूनिट कितना होता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू मास इन CGS यूनिट, CGS में क्या होता है ग्राम में, तो 1000 ग्राम के बराबर हुआ। लेंथ इन SI यूनिट इज 1 मीटर, और इधर क्या होगा सेंटीमीटर, तो 100 दैट इज सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और इधर टाइम होता है सेकंड में, तो यहाँ पे 1 सेकंड, और उधर भी सेकंड में होता है तो 1 सेकंड। 1 ये सेकंड। ये वाला कन्वर्जन क्राइटेरिया यूज करके आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को कैलकुलेट, किसी भी डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फोर्स के लिए कर रहे थे, तो फोर्स के लिए क्या करोगे, मास है जी, मास की पावर 1 है, वहां भी 1 है, तो एज इट इज लिख दो 1000। फिर लेंथ था, इधर 1 थी उधर 100 थी, तो इसको 100 लिख दो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू सम समथिंग है ना। यहाँ पे कन्वर्जन क्राइटेरिया होगा, मान लो मैं एक कांस्टेंट सी मान लेता हूँ, सी एक कांस्टेंट है, इनटू दिस थिंग 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड, ये होगा। यहाँ इधर था SI यूनिट वाला, और इधर आके राइट साइड में क्या हुआ CGS यूनिट वाला। तो इसके बेसिस पे आप ये C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि C क्या आएगा। तो बस वो C जो आएगा दैट इज कन्वर्जन क्राइटेरिया, और उस हिसाब से आपको डाइन में मिल जाएगा वैल्यू कितनी, 980 डाइन। ठीक है, जी की वैल्यू भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना फोर्स के लिए, तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा ये कन्वर्ट, जो भी इधर है दूसरे साइड है। तो ये यहाँ फोर्स में नहीं है, किसी भी टर्म में ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हो, इंडिविजुअली ले लो, एक कंपोनेंट है उसको कन्वर्ट कर लो दूसरे में, इधर दूसरे सिस्टम में, इधर फिर दूसरे सिस्टम में। तो ये कन्वर्ट कर सकते हो, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। ठीक है, और स्पेसिफिकली देखें, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो SI यूनिट में मास 1 किलोग्राम होता है, SI यूनिट में एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। CGS में गए तो क्या किया, मास 1 ग्राम होता है, एक्सेलरेशन 980 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या कर दिया यार, पर सेकंड स्क्वायर आएगा, कुछ गलती इधर यूनिट में गड़बड़ हो रखी है। 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, 100 से मल्टीप्लाई किया जस्ट, तो वही कन्वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दो। तो ये स्टैंडर्ड तरीका जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, और इधर स्पेसिफिकली वही कन्वर्जन करके हमने क्या किया, 980 इंटू 1 किया तो 980 डाइन। 1 ग्राम इज वेट ऑफ 1 ग्राम, ये क्या हुआ, फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन इधर आया था ना, 1 किलोग्राम इधर आया, तो दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू इतना डाइन। ठीक है, अब ये सिंपल कन्वर्जन है, मोस्ट ज्यादातर आप लोगों में से जानते होंगे, ये डायमेंशनल फॉर्मूला से हो जाता है। अब एक नई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको डिस्कस करते हैं, इम्पल्स। ठीक है, जब मैंने आपको मोमेंटम के बारे में बताया था, तो याद करो कि हम बॉल को कैच करा रहे थे, मैं बोल रहा था बेटा बॉल को कैच करने में कितनी पावर लगेगी, वो एक बार देखो। जैसे मान लो ऊपर से बॉल आ रही है, आपने कैच की बॉल, तो बॉल को कैच करना इजी था। पत्थर अगर आ रहा है इसी साइज का, तो उस पत्थर को कैच करना डिफिकल्ट रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा भाई। मोमेंटम में यही तो देख रहे थे यस सर। कि यस सर। मोमेंटम ज्यादा, वो ज्यादा दुख तकलीफ देगा, उसको रोकना भी ज्यादा दिक्कत का काम है, और उसको रुका हुआ है तो उसको चलाना भी ज्यादा दिक्कत का काम है। तो उसी से मिलती जुलती एक चीज है इम्पल्स, है ना। और टर्म भी होता है एक आपने प्रिंसिपल भी देखा होगा, क्या याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ बस, इम्पल्स और मोमेंटम प्रिंसिपल। तो क्या बात हुई कि भाई इम्पल्स और मोमेंटम एक दूसरे से काफी क्लोजली रिलेटेड है। तो जब हम मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे थे, तो लीनियर मोमेंटम का आपको फॉर्मूला बताया था कि इट इज मास इनटू वेलोसिटी, इनटू कि जितनी वेलोसिटी। वेलोसिटी हो, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका भी मोमेंटम ज्यादा, और जिसका मास ज्यादा उसका भी मोमेंटम ज्यादा, है ना, ये पढ़ रहे थे। तो इसी इसी लॉजिक से हमने बताया था कि टू कैच अ कोस्को बॉल इट इज इजियर, एंड टू कैच अ हैवी स्टोन इट इज डिफिकल्ट। चाहे उनका साइज सेम रहे, चाहे उनकी वेलोसिटी सेम रहे, बट मास ज्यादा होगा किसका, स्टोन का, बिकॉज ऑफ द हायर डेंसिटी, और डेंसिटी ज्यादा तो उसका मास ज्यादा, मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा। तो जितनी जिसका जितना मोमेंटम ज्यादा होगा, यानी जिस ऑब्जेक्ट में जितना मोशन का कंटेंट होगा, उसको रोकना उतना ही टफ है हमारे लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखेंगे जी,
अब देखते हैं दूसरी टर्म। ये तो हमने जान लिया कि इम्पल्स और मोमेंटम क्लोजली रिलेटेड है। अब ये प्रूव भी हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस स्लाइड। देखो इम्पल्स क्या है, इट इज द लार्ज फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज से टकराता है तो वहां पे एक लार्ज फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसी फोर्स को बोलेंगे मोमेंटम। कोलिजन से या फिर एक्सप्लोजन से, क्या हुआ, टकराने से या फिर विस्फोट से। और जो खास बात है इसकी वो क्या है कि इट विल बी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, टाइम की वैल्यू कम होनी चाहिए। जैसे कि ये बॉल गिरी, ठीक है, टेबल पे गिरेगी, आवाज आएगी आपको, ठीक है, एकदम से जब ये ऐसे टच करेगी ना, जिस पॉइंट पे ऐसे कर रही है, वही इम्पल्स का मोमेंट है। गन से निकली गोली जब टकराएगी किसी भी चीज पे, तो वही इम्पल्स का मोमेंट है। गाड़ी एक दूसरे गाड़ी से टकरा जाती है तो वो भी इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है। और डे टू डे एग्जाम्पल में फोन गिर जाता है तो फोन की डिस्प्ले टूट जाती है, तो वो भी इम्पल्स है। क्यों? क्योंकि एक क्षण के लिए ना, बिल्कुल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो इम्पैक्ट हुआ है, तो दैट इम्पैक्ट इज रिजल्टिंग इनटू इम्पल्सिव फोर्सेस। और इम्पल्स को क्या बोलते हैं? दीज आर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्सेस जनरेटेड बिकॉज ऑफ कोलिजन एंड एक्सप्लोजन। कोलिजन हो या फिर एक्सप्लोजन हो, या तो चीजें टकरा जाए या फिर विस्फोट हो, है ना। विस्फोट में भी क्या होगा, बॉम्ब एकदम से फटेगा तो वहां पे भी आपको लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स मिलेगा, बट फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। तो ये हुआ इम्पल्स की डेफिनेशन। और मैथमेटिकली इसको लिखोगे तो दैट इज फोर्स इनटू टाइम। फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, टाइम क्या होगा, वेरी स्मॉल टाइम होगा, इसलिए डेल्टा टी लिख देंगे। फोर्स तो आपका है ही मैग्नीट्यूड, डेल्टा टी विल बी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी जो भी कोई दो टाइम इंटरवल है उनके बीच में आप कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे ग्राफ पे देखो T1 और T2, तो फाइनल टाइम क्या हुआ, T2, ये फाइनल वाला टाइम है, और ये T1 जो है ये इनिशियल वाला टाइम है, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल वाला जो टाइम है दैट इज द इनका डिफरेंस। ये तो सिंपल बात है, सब में यही चल रहा है हमारा अब तक। अब देखो हमें पता है, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कहाँ से पता है हमें, कहाँ से पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन? कौन सा लॉ बोलता है ये चीज? सेकंड। सेकंड लॉ बोलता है। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और सेकंड लॉ ही ये भी बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt। dt, है ना, dt चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी हमें सेकंड लॉ से टाइम। मिलता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है जी? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जितने टाइम के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये भी मिल गया। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट ए। अब ए की जगह मैं v माइनस ये रख रहा हूँ, तो मैं क्या होगा, ए की जगह v माइनस यू बाई टी ये रख दिया, भाई एक्सेलरेशन यही है। तो अब दोबारा फर्दर सोल्व करोगे, टाइम को ले जाओ फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या आएगा, मास इंटू वी माइनस यू। तो फोर्स इंटू टाइम, ये तो मुझे बाय द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स पता है, यहाँ से देखो फोर्स इंटू टाइम क्या है, इम्पल्स है, तो इसको लिख दूं इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स क्या हुआ, फोर्स इंटू टाइम, और वो किसके बराबर हुआ, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास भी पता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे यार, देखो m इंटू डेल्टा वी, ये क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी इंटू मास। यही तो हमने डिफाइन किया था कि लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऐसे करें, मान लो P2 इज द फाइनल मोमेंटम माइनस P1 इज द इनिशियल लीनियर मोमेंटम, ये क्या होगा जी, मास इंटू V2 माइनस V1। अब V2 माइनस V1 ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वही यहाँ पे हुआ, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको ये मिला कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और यही क्या है, यही है इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, जो एस्टेब्लिश करता है कि इम्पल्स और मोमेंटम दोनों इक्विवेलेंट चीजें हैं। इम्पल्स की बात करोगे और मोमेंटम की बात करोगे तो दोनों इक्विवेलेंट चीजें हैं, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम से हमें क्या मिलेगा, इम्पल्स, है ना। तो गिवन इंटरवल में बस फर्क ये देखना है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में चेंज इन मोमेंटम तो आप कितने भी टाइम के लिए बोल सकते हो, बट जब आप इम्पल्स की बात कर रहे हो तो स्पेसिफिकली आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जो टाइम इंटरवल होएगा, दैट टाइम इंटरवल हैज टू बी वेरी शॉर्ट टाइम, है ना, वो काफी छोटा टाइम होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी शॉर्ट टाइम। कैसे होगा जी, अब देखो इम्पल्स हुआ एंड चेंज इन मोमेंटम, इसी को बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। अब ये तो हो गई अंग्रेजी की बातें। अब आप आम आम जिंदगी की बात करते हैं। अब मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ, देखो मैंने दो तीन एग्जांपल आपको बताए कि बंदूक से निकली हुई गोली जब टकराएगी तो दैट इज इम्पल्सिव,
फोन नीचे गिर जाएगा तो बहुत दर्दनाक स्थिति होती है कि डिस्प्ले टूट जाती है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इम्पल्स। भाई देखो फोन एकदम से टकराया, दैट वाज अ वेरी स्प्लिट सेकंड, सेकंड के चौथे पांचवें छठे हजार में हिस्से की बात है, तो उतने ही टाइम में डिस्प्ले टूट जाती है, तो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स। इसके अलावा मान लो कि हम, मेरे पास बॉल आ रही है, मैंने बैट से हिट किया, ये बैट से जिस जिस पॉइंट पे बैट से हिट हुई तो वो भी इम्पल्सिव मूवमेंट था। गाड़ी टकरा गई, साइकिल टकराई, कुछ भी टकरा गया, है ना, तो जो जो भी कोलिजन होता है दैट इज ऑल्सो अ मोमेंट ऑफ इम्पल्स। एक्सप्लोजन होता है दैट इज ऑल्सो अ मोमेंट ऑफ इम्पल्स। तो अब आप मुझे ये बताओ, इन सब के अलावा जिन बच्चों, जो बच्चे ये बताना चाहते हैं कि सर इनके अलावा कुछ और एग्जांपल आप मेरे को बताओ, हैंड रेज करो, मैं नाम बोलूंगा फटाफट बताते जाएंगे इम्पल्स के और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। भाई इम्पल्स तो, अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, एक बार जनरली बताना, क्या इम्पल्स हमारे लिए फायदे की चीज है या नुकसान की चीज है? सर नुकसान की। नुकसान। कितने बच्चे बोल रहे हैं, हैंड रेज करना है जिनको ये लगता है इम्पल्स हमारे लिए नुकसान की चीज है? ठीक है, और कितने बोल रहे हैं कि इम्पल्स फायदे की चीज है? शाबाश। और अब देखो, अब मैं आपको सही आंसर बताता हूँ जो आप बोलना। कितने बच्चे ये सर बोल रहे हैं कि सर फायदा भी कर सकता है, नुकसान और भी, ये कोई नुकसान मैटर भी। वाली बात नहीं है ना? ये बात देखो, इम्पल्स फिजिक्स में कोई बात नहीं है, जैसे फ्रिक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसान भी करती है। जैसे क्या है, एक इंग्लिश में स्टेटमेंट भी होता है ना कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल, बुक्स में भी लिखा होता है कि ऐसा पाप है फ्रिक्शन जिसकी जरूरत भी है हमें। तो वो चीजें, अब देखो, इम्पल्स भी होगा, फोर्स भी होगा, सारी चीजें ना, इनका सबका एप्लीकेशन होता है, सबका अपना यूजेज होता है, तो कोई भी चीज फायदे या नुकसान की नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो हम लोग क्या करते हैं गाँव में, भाई मैक्सिमम, मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ मैक्सिमम हम में से सब लोग गांव के ही हैं। तो देखो ये क्या होता है, मैं कुछ चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अभी सर्दियों में खिचड़ी खाते हैं ना हम सब लोग, बाजरे की खिचड़ी खाई है किसी ने? सर नहीं खाई? बाजरा तो नहीं खाई। बाजरा नहीं खाया, अच्छा आपके वहाँ बाजरा होता नहीं है, हमारे यहाँ होता है बात। तो हम क्या करते हैं, ये जो लोहे का होता है ना जिसमें कूटते हैं घेर के चीजों को, भाई इधर डाल देते हैं और ये इसको उठा उठा के ऐसे कूटते रहते हैं, ये तो देखा होगा। यस सर। कुंडी। यस सर। हाँ कुंडी यस। सोटा, हाँ कुंडी जी। सोटा, आपके साइड कुंडी सोटा बोलते हैं। अब कुंडी सोटे में कोई भी चीज कुटेगी तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? इम्पल्स फोर्स लगेगा ना भाई, एकदम से यस सर। अब यस सर। अच्छा छोड़ो सब चीजें, चाय तो हर एक घर में बनती है, चाय का अदरक जिसमें कुटता है कुंडी सोटा ही तो होता है। तो वो भी तो इम्पल्स ही हमारी मदद कर रहा है। कभी अदरक को ऐसे रख के देखो क्या करना, अदरक को ऐसे रख के और उस कुंडी को बस ऐसे दबाते रहना, कितना जोर लग जाएगा, नहीं कुटेगी वो। ऐसे कभी दबा के सिर्फ उसको रख के कंटिन्यूअस फोर्स लगाते रहना, क्या आप कूट पाओगे उसको? नो सर। नहीं कूटेगा। अब क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रेपिटेडली इम्पल्सिव फोर्स देना पड़ेगा आपको, ऐसे ठप ठप ठप, तो उससे क्या होगा, दैट विल दैट विल बी हायर फोर्स फॉर अ शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो इम्पल्स हुआ, तो भाई रोज चाय बन रही है, रोज मसाले कुट रहे हैं, रोज कुछ भी चीजें कुंडी सोटे में हो रहा है, तो ये सब हमारे को हेल्प ही तो कर रही है चीजें। तो इम्पल्स फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है, डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन। तो एक एग्जांपल आपको ये भी मिल गया कि कुंडी सोटे में क्या हो रहा है, इम्पल्स लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो चलता रहेगा। इम्पल्स हम लोग देखना जान लें कि कोई भी चीज अचानक से हो रही है, एकदम से इम्पैक्ट हो रहा है या फिर एक्सप्लोजन हो रहा है, दैट इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पल्स। चलो, अब कंसेप्ट थोड़ा सा हुआ क्लियर, इम्पल्स क्या है। अब दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे बॉल लपक रहा है अगर कोई क्रिकेटर, तो वो क्या करेगा, वो हाथ में जैसी बॉल आएगी तो फिर हाथों को ऐसे पीछे ले जाएगा, क्या करने के लिए, टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल। देखो इम्पल्स उतना ही खतरनाक होगा जितना या तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो या फिर टाइम इंटरवल छोटा हो। तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइम इंटरवल को बढ़ा सकते हो ताकि फोर्स कम लगे। तो क्या कर रहे हो, टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल, आप फोर्स को रिड्यूस कर ले रहे हो, यानी डैमेजिंग एक्शन जो करेगा फोर्स ही तो करता है, डिस्टोर्शन, चेंज इन शेप, एक्सेलरेशन, ये सब काम फोर्स के हैं, ठीक है, ये सारी शरारतें फोर्स की है। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन रिड्यूस द फोर्स बाय इंक्रीजिंग द टाइम इंटरवल। तो टाइम बढ़ा दोगे तो फोर्स घट जाएगा। तो इसीलिए क्रिकेटर क्या करता है, क्रिकेटर ट्राइज टू पुल हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग द बॉल। बॉल को लपकते टाइम क्रिकेटर पीछे अपने हाथों को खींचता है, जैसे बॉल आई
अरे यार ये मेरा माइक, अच्छा इधर से ऑफ हो गया। देखो बॉल आई और इसको ऐसे लपक के पीछे ले गया, ये ऐसे, भाई गिर गई। हाँ, तो ये जो केस है इसमें क्या कर रहा है, अवॉइड द इम्पल्सिव एक्शन। तो और दूसरा एग्जांपल आपको दिख रहा है कि गाड़ी टकरा रही है, तो जिसमें एयर बैग था, देखो ऊपर वाली में एयर बैग नहीं है और नीचे वाली में एयर बैग है। तो जिसमें एयर बैग नहीं था उसमें ये पुतला जो रखा हुआ है सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, इसका सर डायरेक्टली टकरा जाता है स्टेयरिंग से, ठीक। तो उसको क्या हुआ, इम्पल्सिव एक्शन हुआ। तो इम्पल्स में क्या होगा, डैमेज ज्यादा होगा। ये तो हम जानते हैं यार, कुंडी में आराम से कुटती है चीजें, तो डैमेज ही तो कर रहे हो आप सीड्स को या फिर अदरक को, उसको अल्टीमेटली तो डैमेज ही कर रहे हो ना, चूरा चूरा कर दे रहे हो। तो दैट इज, अभी ऐसा होगा एकदम से हैंडल टिकेगा तो दैट इज मोर डैमेजिंग। और अगर बीच में एयर बैग रहे तो एयर बैग क्या करेगा, हवा से एकदम से भर जाएगा और उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, यानी कुशनिंग उसमें आ जाएगी। तो कुशनिंग आ गई मतलब यू आर इंक्रीजिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। पहले केस में भी टाइम बढ़ा रहे थे और दूसरे में भी आप टाइम बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो टू रिड्यूस द इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। मोर इज द टाइम लेसर इज द फोर्स, जैसे जैसे टाइम ज्यादा उतना उतना फोर्स कम। तो जितना फोर्स ज्यादा उतना टाइम कम। तो फोर्स एंड टाइम आर इनवर्सली कोरिलेटेड इन केस ऑफ इम्पल्स, ठीक। तो ये हम जान गए। अब आपको ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो भी इम्पल्स के बारे में सीखा उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करो। अब मैं कुछ कुछ टर्म बता देता हूँ। गोल्फर क्या होता है, कुछ नहीं होता, हॉकी जैसा गेम होता है जिसमें गोल्फ स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसा देखो इसकी ओपनिंग स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर, उसमें था, ये है गोल्फ। बॉल गई और इस छेद में जाके गिर गई, दिस इज होल। और यहाँ पे ऐसे भी होता है कई बार, जो एक्चुअल गेम होता है उसमें एक फ्लैग भी होता है, फ्लैग पोस्ट, और उसके साइड में ऐसे जाके बॉल गिर जाती है। तो दिस इज द क्लब, जो ये हाथ में इसमें पकड़ा हुआ है ना, ये दिस इज क्लब, दिस इज क्लब, दिस इज गोल्फ बॉल। और बाकी ये आदमी है, ये गोल्फर है। भाई फुटबॉल खेलने वाला फुटबॉलर, क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेटर और गोल्फ खेलने वाला गोल्फर, ठीक। तो हम टर्मिनोलॉजी हमें पता चल गई है। अब हम करेंगे सवाल। हाँ, तो क्वेश्चन है जी आपकी डिस्प्ले पे, ये रहा, इसको सॉल्व करो। अ गोल्फर हिट्स अ बॉल ऑफ मास 45 ग्राम, 45 ग्राम इज द मास ऑफ द बॉल। स्पीड कितनी हो जाती है टकराने के बाद, 40 मीटर पर सेकेंड। गोल्फ क्लब इज इन कॉन्टैक्ट विद द बॉल फॉर 3 सेकेंड, यानी गोल्फ का जो क्या था, हॉकी जैसा डंडा था, दैट इज इन कॉन्टैक्ट फॉर विद द बॉल फॉर 3 सेकेंड्स। कंप्यूट द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द क्लब ऑन द बॉल, कितना फोर्स उस पर एवरेज फोर्स लगाया जाएगा। जिनका क्वेश्चन हो जाएगा हैंड रेज करेंगे। भाई कुछ नहीं करना, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, एवरेज फोर्स आपको निकालना है। कैसे निकलेगा देखो। सॉल्यूशन देखो, इसके हिसाब से करने की कोशिश करो। आंसर यहाँ पे गलत है, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपको आइडिया दे देगा करना कैसे है, बट यहाँ आंसर गलत आ रखा है इसमें। आप लोग मुझे सही आंसर बताना। आप जो सॉल्यूशन डिस्प्ले पे दिख रहा है इसको हिंट, एज अ हिंट इस्तेमाल करो और फिर आप लोग मुझे सही आंसर बताना। 600 न्यूटन इज नॉट द राइट आंसर, जो सही आंसर रहेगा वो आप मुझे बताएंगे।
बेटा अब तो हो जाना चाहिए, अब सब लोगों को, जितने बच्चों का हो जाए हैंड रेज करना। बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंटली एब्सेंट है ना, बहुत सारे बच्चों को अब एब्सेंट होते होते बहुत दिन हो गए। काफी बच्चे रेगुलर भी हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा, सही आंसर क्या है इसका? चैट बॉक्स में डालो कोई बच्चा, व्हाट इज द राइट आंसर? न्यूटन मान लूंगा मैं, जो भी आंसर है वो। जो आपका आंसर आया है वो डालना चैट बॉक्स में। 600 न्यूटन। 600 गलत है। 600 इज नॉट द राइट आंसर। चलो करते हैं एक बार इसको ना। देखो आपको मास दिया हुआ है, कितना दिया है मास? 45 ग्राम्स। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.045 किलोग्राम। क्या किया? 45 को डिवाइड कर दिया 1000 से, तो 0.045 किलोग्राम आया। इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब तक उसने क्लब से हिट नहीं किया था उससे पहले की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। जब हिट कर दिया फाइनल वेलोसिटी दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में रहा? दैट इज 3 सेकेंड्स। तो टाइम आपको दिया गया है 3 सेकेंड्स। अब देखो यू कैन फाइंड आउट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो वैल्यू। मास आपको दिया है 0.045, ठीक। एक्सेलरेशन क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी 40 है, इनिशियल 0 था, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड है। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 40 डिवाइडेड बाय 3, 0.045 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो 45 फोर जा 180 होता है, और दैट इज एक जीरो इस पे आएगा। तो 0.45 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 45 इंटू 4 होता है 180, और 1.8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या आएगा बेटा? 0.6 0.6 न्यूटन। तो 600 न्यूटन नहीं आएगा यहाँ पे, ये इसने ये वैल्यू गलत लिख रखी है, तो इसलिए 600 नहीं आएगा। आपका आंसर आएगा क्या? 0.6 न्यूटन। अब मैं बताता हूँ इसमें गलती क्या है। इसमें फंडामेंटल गलती है इस क्वेश्चन में, बट एज फार एज कैलकुलेशन आर कंसर्न 0.6 न्यूटन ही आएगा। आंसर आएगा 0.6 न्यूटन। बट क्या ये इंपल्सिव फोर्स हुआ? पहले बात ये देखो, टाइम को देखो, क्वेश्चन में कितना टाइम दिया हुआ है? 3 सेकेंड्स। तो अगर टाइम 3 सेकेंड रहेगा तो क्या ये इंपल्सिव फोर्स की गिनती में आएगा? नहीं आएगा भाई। टाइम जब रहेगा 0.3 सेकेंड्स, है ना, या 0.003 सेकेंड्स, इतना 3 मिली सेकेंड ना, तो ये रहेगा। अब देखो क्वेश्चन में गलती कहाँ है। सॉल्यूशन इसका ठीक मान के चलते हैं कि ये सॉल्यूशन दिया है वो सही है, तो फिर हम ना गलती, बस इतनी सी गलती है इसकी स्टेटमेंट में कि ये 3 सेकेंड की जगह 3 माइक्रो सेकेंड्स है ना। 3 मिली सेकेंड, सॉरी 3 मिली सेकेंड्स, माइक्रो नहीं, 3 मिली सेकेंड्स। तो 3 मिली सेकेंड्स मतलब हुआ कि 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इतने कम टाइम के लिए फोर्स एक्ट कर रहा है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इंपल्सिव फोर्स। बट अगर 3 सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 0.6 आना चाहिए था। अब 3 मिली सेकंड के से करोगे तो फिर ये जो टाइम था ना 3 सेकंड, दैट विल ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू 0.003 सेकेंड्स। तो ये इतना टाइम होगा, फिर ये वैल्यू आएगी, तो फिर 600 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो फंडामेंटली तो करेक्ट ये तब होगा तब उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये रहेगा। मतलब क्यों? क्योंकि इंपल्स हैज टू बी अप्लाइड फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ आई सारी चीज अब?
यस है ना? Yes, sir. यस सर क्वेश्चन के हिसाब से सोल्व करोगे तो आना चाहिए था 0.6 न्यूटन, बट अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना पड़े इसको फंडामेंटली सही करने के लिए तो 3 मिली सेकेंड कहेंगे और फिर ये वाला आंसर सही रहेगा, ठीक है। लेकिन तब उस केस में ये फंडामेंटली सही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती भी हमारे काम आ गई अभी, ताकि हम समझ पाए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है आपकी डिस्प्ले पे, इसको भी करो और याद ये करना है आपको कि किसी भी ग्राफ में, जो मैं बता रहा था, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो किसी भी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, उस उन बातों को याद करो फिर फाइंड आउट करो। आपको ग्राफ दिया है फोर्स वर्सेस टाइम, फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया है और आपको फाइंड आउट करना है इम्पल्स, इम्पल्स कितना रहेगा। देखो भाई, इम्पल्सिव फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी विच चेंजेस विद टाइम। इम्पल्सिव फोर्स है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो देखो क्या होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। इम्पल्सिव फोर्स दे रखा है ये रहा और टाइम दे रखा है ये रहा। अब आपको इम्पल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इम्पल्स क्या था, इट इज फोर्स इनटू टाइम, है ना। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, ये था इम्पल्स। अब एक एरिया अंडर द कर्व, अगर इस एरिया अंडर द कर्व, इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालें तो किसी भी गिवन ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, जो वैल्यू वाई एक्सिस पे है उसको मल्टीप्लाई कर दो जो वैल्यू एक्स एक्सिस पे है उससे। दिस मीन्स एफ इंटू टी विल बी एरिया अंडर द कर्व, और यही क्या है, हमारा इम्पल्स है। तो आपको जस्ट यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व निकालना है ना। एरिया अंडर द कर्व क्या हुआ, जो ये आपको सेमी सर्कल जैसा ग्राफ दिख रहा है ना, उसी के अंडर जो एरिया आएगा वही एरिया है। टाइम टी इक्वल्स टू 0 से लेके पाई तक, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। वैल्यू ऑफ इम्पल्स इन पाई सेकंड्स, तो फर्स्ट पाई सेकंड्स में निकालेंगे। फर्स्ट पाई सेकंड का मतलब क्या होगा, टी इक्वल्स टू 0 से पाई तक। तो वो क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, ये इसके नीचे का एरिया। अब ये एरिया क्या होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन भी होता है। जब हम मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे थे तो हमें ये पता चला था कि एरिया अंडर द कर्व ये होता है इंटीग्रेशन, फाइनाइट इंटीग्रेशन। तो इम्पल्स विल बी नथिंग बट फाइनाइट इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई तक टाइम और एफ डी टी, ठीक है, फोर्स इंटू डी टी। अब देख लो फोर्स की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 100 sin t, फोर्स इज इक्वल टू 100 sin t। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई 100 sin t dt, ठीक है। t के साथ इंटीग्रेशन करना है 100 sin t का, फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई। ये निकाल के बताओ, जो भी वैल्यू आए मेरे को बताओ। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये इंटीग्रेशन इसी एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाले एरिया को, जो भी एरिया यहाँ आएगा ना शेडेड पार्ट, इसी एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रेशन।
जिनका आंसर आ जाए चैट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे अपना आंसर। अच्छा, मैं अगर इतने धीरे धीरे बोलूं तो भी आपको आवाज आ रही है क्या अच्छे से? यस सर। Yes, sir. ठीक है भाई, फिर तो मैं अपना गला ऐसे ही चीख चीख के खराब कर रहा हूँ। इतना धीरे बोल के पढ़ाया जा सकता है? मुझे कभी कभी लगता है कि क्या पता आपकी साइड आवाज ना आ रही हो, तो फिर मैं जोर जोर से बोलने लगता हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे बोलेंगे। गला खराब करके आपकी छुट्टी कर दी जाए, उससे अच्छा है कि धीरे बोल के पढ़ाया जाए। 200 न्यूटन सेकंड, यूनिट आएगा सेकंड, न्यूटन सेकंड में। ठीक है, ऑप्शन बी। देखो, यूनिट के बारे में तो सब लोग क्लियर है ना कि यूनिट 200 न्यूटन पर सेकंड क्यों आएगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है और टाइम का सेकंड है, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो न्यूटन सेकंड, ये आएगा यूनिट आपका। अब उसको ऐसे लिख दो, चाहे न्यूटन सेकंड लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, सब एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको निकालना था, इसके बाद की कहानी देखते हैं क्या होगा इंटीग्रेशन में। भाई 100 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन? माइनस कोस थीटा, कोस टी। माइनस आएगा बेटा, माइनस 0 से पाई, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ऐसे करेंगे। 100 बाहर एज इट इज रहेगा। अब देखो, अपर लिमिट मतलब माइनस कोस पाई माइनस कोस 0, ये मुझे वैल्यूज पता है। अब फाइंड आउट करो जी 100, और इधर माइनस ऐसे ही, और कोस पाई क्या होता है? -1 होता है। फिर माइनस ये, और कोस 0 क्या होता है? 1 1 होता है। ठीक है, तो अच्छा, माइनस माइनस कोस टी था ना बेटा, इधर माइनस और इधर भी माइनस आएगा, ये माइनस कोस टी था ना वैल्यू, तो थोड़ा सा इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या? लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो माइनस तो ये उस वाला है, और ये खुद वैल्यू ही नेगेटिव है, तो कोस 0 ये ऐसे आएगा। तो यहाँ पे माइनस इधर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 100 इंटू 1, और ये प्लस प्लस 1 ये 1, तो दैट इज 200 और यूनिट न्यूटन सेकेंड। ये आया इम्पल्स। ठीक है, चलो, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करेगा भाई, ये ध्यान रखो, फोर्स है, ये टाइम है, तो फोर्स इनटू टाइम विल बी द रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर द कर्व ऑन अ फोर्स टाइम ग्राफ। तो वही होता है इम्पल्स। क्यों? इम्पल्स की वैल्यू हमने पहले पढ़ी थी कि फोर्स इनटू टाइम को इम्पल्स रिप्रेजेंट करता है, वही वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, दैट इज न्यूटन सेकंड। अब तक हुआ क्लियर क्या सेकंड लॉ का? सेकंड लॉ ने ही हमें बताया कि फोर्स इनटू एक्सेलरेशन होता है क्या? फोर्स, सॉरी, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। और फोर्स ही रिप्रेजेंट करता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम को। तो ये सारी कहानी थी अब तक सेकंड लॉ सी, सेकंड लॉ की। इम्पल्स भी उसी से रिलेटेड है, क्योंकि इम्पल्स इज आल्सो टॉकिंग अबाउट चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे भी वो सेकंड लॉ का ही पूरा इंटरप्रिटेशन था, बट इसके आगे निकलेंगे तो अब थर्ड लॉ की बातें आने लगेगी। थर्ड लॉ देखो, सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ थर्ड लॉ। फॉर्मली न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बताता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। काफी सुनी हुई लग रही होगी आपको ये डेफिनेशन, कि कोई भी एक्शन होगा उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट यूज्ड डेफिनेशन है, बहुत बार आपको सुनने को मिलेगी, फिजिक्स में भी और फिलोसफी में भी। ठीक है, अब स्पेलिंग शायद फिलोसफी की यही होती है, जो भी होती हो ये ऐसा ही है। फिलोसफी मतलब क्या होता है? दर्शन शास्त्र। ठीक है, फिजिक्स में तो हम जानते हैं फिजिक्स क्या है, बट आम बोलचाल यानी जीवन, आम आम मर्रा की जिंदगी, जो हमारी दिन प्रतिदिन की जो जिंदगी होती है, उसमें भी बोला जाता है क्या? इसका थोड़ा बदला हुआ रूप में बताता हूँ आपको, फिर समझ आएगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, है ना। तो टू एवरी एक्शन, कर्म क्या हुआ? एक्शन, और रिएक्शन क्या हुआ? उससे मिलने वाला फल। तो जो आप काम करोगे, और ऐसा बोलते हैं जैसा, एक और कहावत भी है ना हमारे, बोलते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हाँ, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सोच रहा था यार मैं, कि जैसा आप बोओगे तो आप जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आपको
एज अ रिएक्टिव आउटपुट मिलेगा। तो ये थर्ड लॉ का है इंटरप्रिटेशन, आम बोलचाल की जिंदगी में भी पता चला। और फिजिक्स में क्या बोलते हैं, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। फोर्स के टर्म में बोले, अब न्यूटन लॉ फोर्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो हम फोर्स के टर्म में बोलें कि अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट हमारे पर लगाएगा। ठीक, तो मैथमेटिकली लिखेंगे फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, मान लो कोई भी, जैसे मान लो ए इसको मान लो और बी इस बोर्ड को मान लो। तो ए ने जो फोर्स लगाया बी पे वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाई बी, बी के द्वारा लगाया गया फोर्स ए पे। वो दिख भी रहा है यार, दिखेगा तो क्या होगा कि रिएक्शन और एक्शन, कोई इनमें से एक एक्शन होगा उसको दूसरे वाला रिएक्शन होगा। इस पे भी हमारा कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा वाला रिएक्शन होगा और कौन सा वाला एक्शन होगा। तो जो एक्शन मानोगे, मान लो देखो आपको ये डिस्प्ले दिख रहा है, तो दिस इज ये बोट इधर जाएगी राइट साइड में और ये बंदा जाएगा राइट साइड में और बोट जाएगी लेफ्ट साइड में। तो ये कूद रहा है, तो मान लो कि इस पे लगने वाला, बंदे पे लगने वाला फोर्स, इस मैन पे लगने वाला फोर्स इट इज एक्शन। तो उसके दूसरे वाला जो बच गया उसको रिएक्शन बोल दो, या बोट पे लगने वाले को एक्शन बोल रहे हो तो जो बंदे पे लग रहा है उसको रिएक्शन बोल दो। हमारे पास चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुल मिला के बात ये है कि दीज फोर्सेज विल बी इक्वल एंड अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। तो दे विल बी एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, दे विल बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड और दे विल बी एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखो एक्शन लगेगा बंदे पे, रिएक्शन लगेगा बोट पे, एक्शन लगेगा बोट पे तो रिएक्शन लगेगा बंदे पे। तो मतलब एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स एक अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगने वाले हैं, उन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होने वाला है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होने वाला है। ठीक है, तो अब इन्हीं चीजों को समराइज कर लेते हैं, कैसे करेंगे। देखो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, पेयर क्यों बोला कि न्यूटन थर्ड लॉ ही बोल रहा है कि फोर्सेस विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। और पेयर किस किस का, एक्शन वाले फोर्स का और उसके फल स्वरूप होने वाले रिएक्शन वाले फोर्स का। ठीक है, पहली बात कि दे विल अक्कर साइमल्टेनियसली, एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, मतलब जिस समय पे एक ऑब्जेक्ट पे एक्शन लग रहा होगा उसी समय पे दूसरे ऑब्जेक्ट पे रिएक्शन लग रहा होगा तुरंत। दूसरा, दे विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई ये बोला गया था ना एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो एक है ए बी और दूसरा बी से ए पे लगने वाला है, तो दे विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव साइन आया इधर ये वाला। ठीक, अब एक्ट अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन पे एक्ट क्यों करेंगे, देखो किसी एक गिवन स्ट्रेट लाइन पे एक्ट करेंगे। जब मैं आपको फोर्सेस का स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कि टू फोर्सेस कैन बी ओनली इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन दे एक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज हमें तीन फोर्सेस की जरूरत होगी। और 3D में बात करेंगे तो मिनिमम 4 फोर्स चाहिए फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ एनी रिजिड बॉडी। ठीक है, फिर दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हमें पता चला कि एक्शन लग रहा होगा किसी पे तो रिएक्शन दूसरे पे लग रहा होगा, दैट इज व्हाई दे एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। फिर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर, देखो इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो हमें समझ आता है, बट सेम इन नेचर से क्या मतलब है कि उनका जो नेचर होगा वो सेम होगा। अब आप मेरे को देखो एक बार, मेरे हाथ में एक केबल है, ठीक है, अगर मैं इस केबल को पुल करता हूँ, है ना, इस केबल को मैं खींच रहा हूँ, तो दैट मीन्स जो मेरा ये हाथ इस केबल पे फोर्स लगा रहा होगा, मेरा हाथ इस केबल पे टेंसाइल यानी खींचने वाला फोर्स लगा रहा है जो इसको एलोंगेट कर दे, ऐसा फोर्स। तो ये केबल भी मेरे हाथ पे एलोंगेटिंग फोर्स ही लगाएगी, ये केबल भी मेरे हाथ को खींचेगी। अगर मेरा हाथ इसको खींच रहा है तो ये भी मुझे खींच रही है, राइट। अगर मैं इस बॉल को कंप्रेस कर रहा हूँ तो अगर मैं बॉल पे कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूँ तो इस बॉल के द्वारा मेरे पे लगने वाला फोर्स भी कंप्रेसिव इन नेचर होगा। दैट इज व्हाट वी मीन बाय कि सेम इन नेचर। अगर मैं किसी चीज को खींच रहा हूँ तो वो चीज मुझे खींचेगी, अगर मैं किसी चीज को दबा रहा हूँ तो वो चीज भी मुझे दबाएगी। दैट इज व्हाट वी मीन बाय सेम इन नेचर। तो ये सारी की सारी चीजें हमें पता चली कि अक्कर साइमल्टेनियसली, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक्ट अलोंग द सेम लाइन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगने वाले हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और सेम होगा नेचर। ठीक है, यस और नो, ऑल क्लियर। यस ठीक है, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ देखो इतना वाइडली प्रेजेंट है, जब बोल दिया गया कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो एवरी एक्शन का मतलब क्या हुआ भाई,
दुनिया में होने वाली सभी चीजें, दुनिया में होने वाली सभी चीजों के बारे में हमने बात कर लिया, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, टू एवरी एक्शन यही हुआ ना कि जो भी कुछ हो रहा है वो एवरी एक्शन में कंसिडर हुआ। अब देखो, जब मैं आपको बता रहा था स्कोप ऑफ फिजिक्स, है ना, सबसे पहला चैप्टर स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या था, लिमिटेड था कि अनलिमिटेड था? सर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड था। तो जब स्कोप हो गया अनलिमिटेड, हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स भी दुनिया में लगने वाले सभी फोर्सेस, देखो फोर्स इतना वाइडली प्रेजेंट है, सब एटॉमिक स्केल से लेके भाई न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी फोर्स होता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, है ना, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ये दो चीजें पढ़ी थी हमने। तो वहां से लेकर और जो हेवनली बॉडीज यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से लेकर बड़े बड़े विशालकाय प्लैनेट्स तक का के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उतना सब हमारे अंदर इंक्लूसिव है फिजिक्स की स्टडी में, है ना। तो अनलिमिटेड स्कोप है। अब देखो फोर्स के बारे में डिफाइन करता है थर्ड लॉ, तो इतनी बात हो गई कि जहां भी आपको फोर्स दिखाई दे उसका रिएक्टिव फोर्स हमेशा दिखाई देगा। जैसे बात करते हैं कि पायल है, यहाँ पे पायल को दिख रही थी ना अभी कहीं शायद, ठीक है, हाँ है पायल क्लास में, चलो पायल को एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये पायल है, ठीक है। अब ठीक है, पायल का वेट है, अब जब हम डिस्कस कर रहे थे वेट के बारे में, तो मान लो आपका वेट है 550 न्यूटन, ये आपका वेट हुआ। तो 550 न्यूटन से मतलब क्या हुआ कि अर्थ जो है, अर्थ आपको 550 न्यूटन के फोर्स से अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। तो द पुल ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पायल इज 550 न्यूटन। तो लेकिन इसके अपोजिट भी एग्जिस्ट करेगा ना फोर्स, पायल भी अर्थ को अपने साइड 550 न्यूटन के फोर्स से खींच रही होगी, ठीक है। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन इतना वाइडली प्रेजेंट है। अगर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं, तो ये न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसके बाहर होंगे ऑर्बिटल्स या ऑर्बिट्स बोलो, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। तो इनके बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि जब आप कहीं भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है इन एनर्जी लेवल्स पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, अदरवाइज दे विल जंप आउट ऑफ द ऑर्बिटल्स, नहीं करते, तो इनके बीच में भी फोर्स है। तो यहाँ भी जितना इलेक्ट्रॉन इस पे लगा रहा होगा उतना इलेक्ट्रॉन इस पे लगा रहा होगा। मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ जो है दैट इज इतना वाइडली प्रेजेंट है, जहां भी देखोगे आपको दिखाई देगा। एक्शन है तो उसके फलस्वरूप उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको रिएक्शन भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ बेकार से दो एग्जांपल है, मतलब बहुत लिमिटेड सा है ना, मैं आपको इसलिए बता रहा था कि लिमिटेड एग्जांपल्स कैन नॉट बी द स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स इज अनलिमिटेड। जब तक आप अनलिमिटेड या पूरे विराट का है सब कुछ इंक्लूड नहीं कर लोगे, एवरीथिंग इज नॉट इंक्लूसिव हियर, अदरवाइज फिर आपको मजा नहीं आएगा फिजिक्स का। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि फिजिक्स को समझने के लिए आपको पूरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे सोचो, प्लैनेट्स को भी इंक्लूड कर लो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सबको इंक्लूड कर लो बेटा। इवन लेजर भी पढ़ते हैं तो वो भी फिजिक्स का ही पार्ट है ना। तो लेजर इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ सब एटॉमिक फिनोमिना। तो वो सब चीजों से लेके और हेवनली बॉडीज तक, टू टू द नॉन पार्ट, जो अब तक हमने यूनिवर्स का पार्ट जाना है, पहचाना है विद द हेल्प ऑफ गैगेंटिक टेलीस्कोप्स है, तो उन सब को देखकर भी आप सब हर जगह आप फिजिक्स को अप्लाई कर सकते हो। और इन इतने सारे वाइड अनलिमिटेड स्कोप के बीच में से दो एग्जांपल आपको यहाँ दिखाई देंगे, जो देख सकते हैं कि मान लो एक एक बंदा है दैट इज एक्सर्टिंग हिज वेट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे लगा रहा है अपने वेट के बराबर फोर्स, उसके अपोजिट में ग्राउंड लगा देगा रिएक्शन, जिसको बोलते हैं अपन जनरली नॉर्मल रिएक्शन। अभी ये रिएक्शन है क्योंकि ये थोड़ा एंगल पे है, अगर यही सीधा रहा होता तो उसको नॉर्मल डायरेक्शन में बोल देते नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे लगने वाला फोर्स उसको बोल देते वेट, ठीक है। तो जब वेट लगेगा तो उसके फलस्वरूप नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, दैट इज व्हाट इज थर्ड लॉ भाई। टू एवरी एक्शन, एक्शन क्या है वेट, रिएक्शन क्या है नॉर्मल रिएक्शन, नाम में भी आ गया ना नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आपको एग्जांपल मिल सकता है। दूसरा देखो, ये बच्ची बैठेगी, बच्ची है आंटी लग रही है, तो ये आंटी बैठेंगी इस चेयर पे, तो इनका वेट जाएगा नीचे। अगर ये चेयर रिएक्टिव फोर्स ना दे, मतलब कि कुछ नॉर्मल रिएक्शन ना दे, देखो ये कट गया ना, रिएक्शन नहीं दिया तो क्या हुआ, ये गिर जाएगी। तो फिर क्या देगा, फिर ग्राउंड इस पे नॉर्मल रिएक्शन देगा गिरने के बाद। तो ऐसा है कि जहां भी फोर्स वहां उसका रिएक्टिव फोर्स या फिर उसका फलस्वरूप जो रिएक्शन आएगा दैट इज प्रेजेंट। तो दैट इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ इज। और ये क्या है, ये अनलिमिटेड है, जहां भी देखोगे वहीं आपको मिल जाएगा
एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ठीक, अब देखो फटाफट से देखते हैं, सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे हमें 3 लॉज ऑफ मोशन। कब दिए थे ये ध्यान रखो, देखो 1686 में। अभी क्या चल रहा है 2023, और 1686 अगर माइनस करें तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई? 337 ईयर्स एगो। मतलब क्या हुआ कि 337 साल पहले हमें मिले थे 3 लॉज ऑफ मोशन, 300 साल पहले। अब इसको इमेजिन करके देखो, आपको थोड़ा मजा भी आएगा कि यार जब उस टाइम पे कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, ना टीवी था, ना रेडियो था, ना सैटेलाइट थे, ना इंटरनेट था, ना फोन था, ना कंप्यूटर था, ना डिस्प्लेज थी, शायद, और शायद आई थिंक व्हील तो था, व्हील तो अर्ली मैन ने बना लिया था। तो बहुत प्रिमिटिव टाइप की चीजें थी, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप की चीजें मतलब कि बेहद साधारण टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे। ये डिस्कवर हुए थे लॉज ऑफ मोशन और इन्होंने बता दिए थे। तो ये लोग जीनियस हुए ना यार, जब कुछ भी नहीं था उस कुछ नहीं में से कुछ फाइंड आउट करना, दैट इज व्हाट इंटेलिजेंस इज। इन लोगों के पास उतना क्यूरियोसिटी थी, उतनी इंटेलिजेंस थी कि इन लोगों ने अपने आसपास की वर्ल्ड को समझा। देखो हम लोग जब फिजिकल वर्ल्ड पढ़ रहे थे तो क्या था कि ऑब्जर्वेशन वाज द फर्स्ट स्टेप, देन लॉजिकल रीजनिंग, देन एक्सपेरिमेंटेशन, देन मैथमेटिकल मॉडलिंग, और फिर फाइनली एक इक्वेशन आया था। यही था ना सब स्टेप जब पढ़ रहे थे कि हाउ वी डिराइव मैथमेटिकल मॉडल्स। तो इन लोगों ने, जो साइंटिस्ट थे उस समय के, इन्होंने ये किया और इन्होंने ये लॉज प्रपोज कर दिए जो हम आज पढ़ रहे हैं, और इवन दे आर वैलिड टुडे ऑल्सो। तो अभी हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, सिमुलेशन टेक्निक्स आ गई, बहुत कुछ कर लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया अभी तो अच्छे से। तो इतना सब होने के बाद भी ये चीजें वैलिड हैं, और ये कब मिली थी 337 साल पहले। तो वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर देम ना, हमारे मन में इज्जत होनी चाहिए, बेहद इज्जत होनी चाहिए डेफिनेटली, ताकि हम लोग इनको सीख सके, अप्लाई कर सके। अदरवाइज हमारे पास ये लॉ नहीं होते तो जो आज हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है वो नहीं होती। जब हमने वो चैप्टर पढ़ा था तो 2 स्टेटमेंट याद दिलाऊंगा आपको। फर्स्ट क्या था कि फिजिक्स लीड्स टू द न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि स्टडी ऑफ फिजिक्स से हमें नई नई तकनीकों के बारे में पता चलता है, और न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। जैसे जैसे हमें नई नई तकनीक मिलती जाती है, टेक्नोलॉजी, तो उससे हम फिजिक्स में भी एडवांसमेंट करते हैं। ये हमने पढ़ा था फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर पढ़ा था सबसे पहले, उसमें हमने ये स्टडी किया था। तो देखो अब 337 साल पहले हमें 3 लॉ मिले। उनमें पहला लॉ क्या बताता है, इट टॉक्स अबाउट इनर्शिया। A body maintain its state of inertia unless until acted upon by net external force। बाहर से अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स तब तक नहीं लगेगा, तब तक बॉडी अपने इनर्शिया को मेंटेन करेगी। सेकंड, a net unbalanced force in magnitude is directly proportional to rate of change of linear momentum। बाहर से लगने वाला F net किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी डीपी बाई डी के। ये हुआ सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, ऑल द फोर्सेस इन नेचर आर ऑलवेज जनरेटेड इन पेयर। अब देखो इसमें आप इतना ध्यान से देखो, एक एक शब्द को पकड़ो। सबसे पहले क्या शब्द लिखा भाई, ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है, सारे। हाँ सभी, सारे या सभी, है ना, सभी के सभी फोर्सेस, एवरी फोर्स। अब एवरी का मतलब हुआ कि एक भी फोर्स इससे अछूता नहीं है थर्ड लॉ से। थर्ड लॉ के अंदर जितने भी आप कोई भी फोर्स लोगे नेचर में, अभी आप इस चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा तो फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ाऊंगा कि कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट क्या होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। तो आप वहां पे भी ध्यान रखिए, रखना दिमाग में कि सारे के सारे फोर्सेस दे आर ऑलवेज जनरेटेड इन पेयर। अगर मैं आपको एक एक्शन बताता हूं, मान लो मैं बोलता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आप ये ढूंढना है कि यार इसका रिएक्शन फोर्स कौन सा है, क्योंकि ऑलवेज प्रेजेंट होगा। क्यों, थर्ड लॉ ने एक बार बोल दिया कि ऑल द फोर्सेस इन नेचर, यानी हमारी प्रकृति में जितने भी फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, दे विल ऑलवेज बी जनरेटेड इन पेयर्स। तो पेयर्स में आपको फोर्सेस मिलने वाले हैं। जब भी मैं आपको फोर्स बताऊं तो थर्ड लॉ की इज्जत रखते हुए आप ट्राई करना, अगर आपको समझ नहीं आता है तो यू जस्ट फाइंड रिएक्टिव फोर्स, आपको मिलेगा, हमेशा मिलेगा। ठीक है, लॉ का मतलब ही क्या होता है यार, लॉ का मतलब क्या होता है, थर्ड लॉ, लॉ का मतलब क्या होता है, नियम, है ना, सिद्धांत या फिर नियम। अब देखो सिद्धांत और नियम का मतलब भी यही होता है कि दैट हैज टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरीवन। भाई हमारे पास लॉ कहाँ पे लिखा होता है, देखो आम बोलचाल की भाषा में लॉ किसको बोलते हैं, कानून को बोलते हैं ना। यस।
Yes, कानून sir. कानून हर एक बंदे को फॉलो करना पड़ता है यार। वी आर बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, COI, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखे होते हैं? लॉज भी होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो भी हैं, बट लॉज है ना, जो नियम है, लॉ ऑफ द लैंड, जहां आप रह रहे हो उस जमीन का जो नियम है, इंडिया के जो नियम है, अगर आपको भारत में रहना है तो क्या क्या आपको लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, दैट इज व्हाट इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसी फिजिक्स में क्या होता है, जो भी लॉ है, जो भी नियम है, जो भी सिद्धांत है, each and every particle of this physical world has to abide by that law। तो आप जब हम थर्मोडाइनमिक्स भी पढ़ रहे होंगे ना, तब भी जो वहां पे गैस पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, तो हिडन ये बात चलती रहेगी कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ वैलिड है। क्यों है? क्योंकि ये बात करता है एक पार्टिकल के मोशन के बारे में और उन पे लगने वाले फोर्सेस के बारे में। अब वो फोर्स का रीजन नहीं है, फोर्स कैन बी ड्यू टू थर्मल डिफरेंसेस, फोर्स कैन बी ड्यू टू सम प्रेशर, फोर्स कैन बी ड्यू टू सम एक्साइटेशन इन द एनर्जी। तो ये सारे कोज चाहे कुछ भी हो, बट फोर्स अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन के तीनों लॉ फॉलो होने वाले हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट ये ऑल मतलब है ना, एक छोटा सा शब्द लिखा है, इसका इतना बड़ा अनलिमिटेड जो है ना एप्लीकेशन है। ठीक है, समझ आया अब सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मजा आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.